हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आईडी की चर्चा शुरू कर दी थी, थोड़ी सी बात कल करके गए थे, एक बार फटाफट से रिवीजन हो जाए। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। अबू मैंने इंट्रोडक्शन में 4-5 बुलेट बनवाई थी बेटा। सबसे पहले हमने बात करी थी फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मसलिन वाज नोन एज मलमल या मलमल खास या शाही मलमल, ये बात की थी हमने बेटा। बाबू उसके बाद हमने बात करी थी कि इसकी ओरिजिन स्टेट आज की तारीख में बांग्लादेश ढाका में है, वैसे नाम बंगाल है, ठीक है ना बेटा, ये बात हमने करी। उसके बाद हमने बात की थी बेटा, अगर आप याद करो ड्यूरिंग 20th सेंचुरी फर्स्ट हाफ की बात करो, यानी कि मैं 1900 टू 1950 की बात कर रहा हूँ, रियल आउटपुट की ग्रोथ 2% थी बेटा। और बाबू अगर पर कैपिटा आउटपुट की बात करोगे तो 0.5% थी। सर आप पढ़ रहे हो ना इन चीज़ों को ढंग से बेटा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के दिन हमारी इकोनॉमी दिखने में कैसी थी बेटा। सबसे पहले हमने बात करी कि उससे पहले कॉलोनियल रूल चल रहा था, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, ठीक है ना। कॉलोनियल इकोनॉमी एक इकोनॉमिक सिस्टम है बेटा, जिसमें एक रूलर होता है और दूसरा उसकी कॉलोनी होती है बेटा। रूलर फ्रेम ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द कॉलोनी, बात की थी हमने बेटा। और ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कैसे इकोनॉमिक नॉर्म्स, कैसे इकोनॉमिक रूल बनाए थे आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री है ब्रिटेन की तरफ, ठीक है ना, मतलब सारा फॉरेन ट्रेड अगर ब्रिटेन में हो रहा है तो वो बेटा ड्यूटी फ्री है, चाहे इंपोर्ट की बात कर लो चाहे एक्सपोर्ट की बात कर लो। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री को अगर एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपके ऊपर हैवी टैक्सेस को लेवाय कर दिया था, यानी कि बेटा कुल मिलाकर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी, ये बात की थी हमने। फिर बेटा हम बात कर रहे थे स्टैग्नेंट इकोनॉमी की। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है बेटा जो एक जगह पर रुक जाती है बेटा, जहां ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, ग्रोथ इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। अगेन स्टैट्स वही आने हैं बेटा, ठीक है ना। ड्यूरिंग 900 टू 950 पर कैपिटा इनकम की पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ 0.5% थी। इतनी चर्चा हो चुकी थी। अभी 4 हेडिंग 5 हेडिंग और लिखेंगे बेटा, फिर समझेंगे। फटाफट से लिखना शुरू करो। बैकवर्ड इकोनॉमी, थर्ड हेडिंग इज बैकवर्ड इकोनॉमी। बेटा नोट्स ढंग से बनने चाहिए बिल्कुल, और कम से कम ऐसे तो बना ही लेना कि बेटा मार्च तक चल जाएं आपके काम। बेटा अभी फीचर पढ़ रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है ना। कम से कम 7 फीचर तो लिखते ही हैं, ठीक है ना। अभी हमने 2 लिखे हैं, 7 लिख लेते हैं, कोई 6 याद रख लेना। थर्ड वन इज बैकवर्ड इकोनॉमी। फर्स्ट बुलेट लिखो बेटा इसमें, बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन, बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन, backward economy is the one with low per capita income. Backward economy is the one with low per capita income. Next bullet. During 1947 to 1948, during 1947 to 48, the per capita income of India was, the per capita income of India was 230 rupees, 230 rupees. Fourth heading, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। हेडिंग और बुलेट में अंतर है भाई। फोर्थ हेडिंग एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। लिखो इसमें नियरली 72% ऑफ द पॉपुलेशन, nearly 72% of the population was engaged in agriculture, contributing only 50% to GDP, contributing only 50% to GDP. Next bullet, the productivity was
The productivity was also very low. The productivity was also very low. Full stop. कंटिन्यू कर रहे हो बेटा यही बुलेट. Productivity of wheat was 660 kg. Productivity of wheat was 660 kg. And productivity of rice was 665 kg. Productivity of rice was 665 kg. हाँ अभी करूँगा बात, अभी बताऊँगा बेटा. नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फिफ्थ हेडिंग है ना ये, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. आईडी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, ध्यान रखना बेटा. बहुत स्लो चल रहे हैं, आपको बता देता हूं, एवरेज में 2.5 महीने का कोर्स है इसका. ठीक है, बस जरा सी बुक है बेटा, ये हाथ से नहीं निकलनी चाहिए. जिस दिन आपने पढ़ना बंद करा ये हाथ से निकल जाएगी. फर्स्ट बुलेट लिखो बेटा, देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया. नहीं लिख फटाफट. देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया. देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया. देखो बेटा, बेसिक इंडस्ट्री की अगर बात करूं, सामने देखना मेरी तरफ, मैंने लिखवाया देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री की बात करूं तो वही बेटा सब मैन्युफैक्चर होता था. वो कॉटन की बात करी, वो सिल्क की बात करी, वो प्रीशियस स्टोन की बात करी, प्रीशियस मेटल्स की बात करी. हैवी इंडस्ट्री की बात करूं तो एक थे टिस्को का लिखा था, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई थी. बस यही था इंडिया में. देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया. सेकेंड बुलेट, production of machinery was negligible. Production of machinery was negligible. And third bullet लिखो, for capital goods. थर्ड बुलेट है बेटा, for capital goods India is totally dependent upon imports from Britain. India is totally dependent upon imports from Britain. देखिए. Sixth heading, poor infrastructure. Sixth heading is poor infrastructure. Poor infra. बाबू इसमें फर्स्ट बुलेट लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स पावर जनरेशन. इंफ्रा मीन्स पावर जनरेशन, comma means of communication, roads, railways, etc. Second bullet लिखो बेटा, power generation was limited to 2100 मेगावाट्स. ऐसे लिखना बेटा, 2100 MW यानी कि मेगावाट्स. नेक्स्ट बुलेट, रेलवे वाज एक्सटेंडेड टू 53596 किलोमीटर्स. 53596 किलोमीटर्स. देख लो, अब आपको पता लग रहा होगा एक ही हेडिंग में कितने स्टैट्स आपको याद करने.
नेक्स्ट बुलेट, पक्का रोड, ऐसे ही लिखना है बेटा, PUCCA, PUCCA, पक्का रोड was extended to, पक्का रोड was extended to, सामने देख लो बेटा, 155,000 किलोमीटर्स, 155,000 किलोमीटर्स। सेवेंथ हेडिंग लिखना लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लास्ट हेडिंग है बेटा सेवेंथ हेडिंग लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिखा, फर्स्ट बुलेट लिखना, एक ही बुलेट है वैसे इसमें। 85% of the population, 85% of the population is residing in, 85% of the population is residing in, sorry was residing in, sorry बेटा सारी की सारी बातें past tense की लिखनी है। 85% of the population was residing in rural areas and only 15% of the population is residing in urban areas। Only 15% of the population is residing in, 15% of the population was residing in urban areas। लिखा आपने? लो सामने देखना प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बेटा इंडियन इकोनॉमी दिखने में कैसी थी? मैंने आपको ये बात बोली थी बेटा, हम हिस्ट्री जरूर पढ़ेंगे लेकिन हर चीज को इकोनॉमिक्स का एंगल देंगे, ठीक है ना बाबू। मैंने अपनी तरफ से हेडिंग सबसे सिंपल लिखवाई है, जितनी सिंपल हो सकती है। अगर आप देखोगे बेटा, नाम देखो, कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। 5 हेडिंग में तो ये बैकवर्ड वाली बात लिखवाई, ठीक है ना। फिर लिखवाया पुअर इंफ्रा और लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बात की 5 हेडिंग में समझा रहा हूं, शुरू की 2 पे मैं चर्चा कर चुका हूं। बैकवर्ड इकोनॉमी, बेटा उस इकोनॉमी को बैकवर्ड बोला जाता है जिस इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है। बाबू पर कैपिटा इनकम ही क्या चीज होती है? पर कैपिटा मतलब हर इंसान के हिस्से में कितनी इनकम आएगी बेटा। बाबू मान लो 1947 में, आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, 2300 करोड़ रुपए की नेशनल इनकम थी। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम 2300 करोड़ रुपए थी। और बेटा उस टाइम पर पॉपुलेशन मान लो 10 करोड़ रुपए थी, सॉरी 10 करोड़ थी, तो बेटा हर इंसान के जो हिस्से में इनकम आती थी वो सिर्फ 230 रुपए थी। इतनी कम इनकम थी बेटा। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पूरा देश क्या कमाता है और पूरे देश की पॉपुलेशन कैसे पता लगता है एक इंसान के हिस्से में कितना आता है एवरेज में पैसा। तो एवरेज में एक इंसान के हिस्से में उस टाइम पर सिर्फ 230 रुपए आते थे। और बेटा अगले साल इसकी ग्रोथ कितनी होती थी? सिर्फ 50 पैसा बेटा, 0.5%, बस आधा % से ग्रोथ होती थी। 1% 23 रुपए है, आधा % 11.5 रुपए है। अगर एक साल 230 रुपए कमा रहे हो, अगले साल 241 रुपए, आधा % करके बढ़ते थे, 11 12 रुपए करके। बस ये इकोनॉमी की हालत थी। और क्या बोले, अगर बैकवर्ड ना बोले तो इतनी पर कैपिटा इनकम में क्या किसका गुजारा चलता होगा, सोचो बेटा। समझ आई बात? 3 हेडिंग बेटा। 4th हेडिंग हमने लिखी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। बेटा एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, नो डाउट उस टाइम पर था बेटा मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन बेटा अगर पूरे देश के 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं तो यार देश की इनकम का 72% तो कमा के दो। लगे तो हुए हैं 72% ऑफ द पॉपुलेशन। आपको भी पता है इंडस्ट्री नाम की कोई चीज थी नहीं बेटा, सर्विस सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो दिखने में कॉम्पोजिशन ऐसा होगा, प्राइमरी सेक्टर 72% पीपल एंगेज्ड है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा वो सिर्फ 18% लोग लगे हुए हैं, सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा था नहीं बेटा, सिर्फ 10% लोग लगे हुए थे।
लेकिन बेटा एग्रीकल्चर को बैकवर्ड क्यों बोला? अगर 72% पॉपुलेशन एंगेज्ड है तो, और वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है तो। बेटा इसलिए बैकवर्ड बोला कि लोग तो लगे हुए हैं 72%, लेकिन देश के जीडीपी में सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये दोनों मिलाकर 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ 28% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ये 72% पीपल एंगेज्ड है। बेटा सर आपको कम से कम 72% तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिर्फ 50%, इसीलिए बोला गया कि एग्रीकल्चर बड़ा बैकवर्ड था। एक और रीजन भी है एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बोलने का। बेटा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। प्रोडक्टिविटी किसको बोला जाता है ये सुन लो बेटा। बाबू जनरल सेंस में प्रोडक्टिविटी का मतलब अलग होता है, और एग्रीकल्चर के सेंस में प्रोडक्टिविटी का मतलब थोड़ा अलग होता है। एग्रीकल्चर के सेंस में बेटा किसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक हेक्टेयर लैंड पे जितना आउटपुट होगा वो प्रोडक्टिविटी है। 1947-48 में बेटा वीट का प्रोडक्शन सिर्फ 660 केजी था बेटा, यानी कि एक हेक्टेयर लैंड पे 660 केजी वीट होती थी, और राइस होता था 665 केजी। अगर मैं आज की वैल्यू बता दूं तो बेटा आज की वैल्यू 3421 केजी है, आज की वैल्यू 2705 केजी है। तो यानी कि वही एक हेक्टेयर लैंड है बेटा, वही एक हेक्टेयर लैंड। बेटा राइस का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ चुका है, वीट का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ चुका है, सेम हेक्टेयर ऑफ लैंड पर बेटा। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पर कितनी कम प्रोडक्टिविटी थी हमारी, ठीक है ना। कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया करता था बेटा उस टाइम पर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बेटा एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। 72% पॉपुलेशन एंगेज थी, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर था, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कुछ खास कर पाता था, ठीक है ना। एज वेल एज वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। बेटा देखो डेटा मैं उतना लिखवाऊंगा जितना हैंडल हो जाए। मैं अगर आप वीट, राइस, मेज और कोई किसी क्रॉप की भी प्रोडक्टिविटी लिखवाने लगूं तो सबके स्टैट अवेलेबल है, लेकिन मर जाओगे, याद कितना करोगे? तो जितना याद हो सकता है लिखवा उतना रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। हर चीज पढ़ने जाओगे ना, हर चीज का स्टैट याद करने जाओगे, कुछ भी याद नहीं होगा। 100-200 लिखवाऊंगा याद हो जाएगा, 100-200 से ज्यादा पढ़ूंगा सब खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? तो अभी हमने 2 हेडिंग की चर्चा और कर ली। इंडस्ट्री भी बेटा बैकवर्ड थी, ये मैं हाथों हाथ समझा चुका हूं वैसे, ठीक है ना। देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। मशीनरी का प्रोडक्शन नेग्लिजिबल था, एक टिस्को के अलावा और कोई मशीन बनाता नहीं था बेटा। हम सारी की सारी मशीनरी, सारे के सारे कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया करते थे फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है ना बेटा। उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाने ही नहीं दी हमारे को, कुल मिलाकर तो बात ही है। और जितनी थी उनको भी खत्म किया, अभी लगेगा पता आपको, ठीक है जी बेटा। 6th हेडिंग में हमने बात करी पुअर इंफ्रा की। बेटा वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? अगर मैं कहूं डिफाइन कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सपोर्ट सिस्टम, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सपोर्ट है ये होगा तो डेवलपमेंट होगी, ये नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी बेटा। सहारनपुर में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? नोएडा क्यों लगती है? कभी सोचा? सर इंफ्रा नहीं है ना वैसा, यहां पर इंफ्रा ही सपोर्ट सिस्टम होता है। इंफ्रा अट्रैक्ट करता है कैपिटल को बेटा, ठीक है ना। और हमारा इंफ्रा भाई बहुत पुअर था, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती बहुत सारी चीजें हैं बेटा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैंकिंग आती है बेटा इसमें, पावर जनरेशन, रोड्स, डैम्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सब कुछ आता है इंफ्रा में, ठीक है ना। अगर बात करें बेटा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स की तो दूर दूर तक जमाना नहीं होता था बेटा, ठीक है ना। अगर पोर्ट्स थे भी, पोर्ट्स तो हमेशा ही होंगे बेटा, कोस्टल लाइन तो हमेशा ही होगी, लेकिन कोई डेवलप थोड़ी थे बेटा, ठीक है ना। आप बिजली की बात कर लो, कितनी आती थी बेटा? 2100 मेगावाट्स। ये उतनी बिजली आती थी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उनको मिल जाती थी, इंडियंस को कहाँ मिलती थी? वही लालटेन का जमाना हुआ करता था बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन के नाम पर बहुत जरा सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी बेटा। रेलवे काफी एक्सटेंड हो चुका था उस टाइम पर, खैर हमने तो बहुत डेवलपमेंट कर ली, लेकिन उस टाइम पर भी काफी एक्सटेंड हो चुका था। लेकिन बेटा फैसिलिटी यूज सिर्फ ब्रिटिशर्स कर पाते थे। 53596 किलोमीटर रेलवे एक्सटेंड हो चुका था, और इंडिया में पक्का रोड थी बेटा 1,55,000 किलोमीटर। आपको एक एवरेज दे देता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि पक्का रोड इतनी सारी थी। आपको तो लग रहा होगा ये स्टैट्स देखकर
कि यार इतनी इतनी ज्यादा तो थी पक्का रोड। बेटा देखो आज की एंगल से एक बात करोगे ना, डेली एवरेज है मोदी गवर्नमेंट का, रोज 100 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं रोज। कितना टेन्योर हो चुका है? 7 साल हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट को, 7 साल लगभग। बेटा अगर मैं दिन में बोलूं तो 2500 दिन बीत चुके हैं। 2500 दिन में 2.5 लाख किलोमीटर के हाईवे बन चुके हैं। ये 7 साल का कमाल है। तो आप सोच सकते हो 200 साल में क्या हुआ फिर। कंपेयर करोगे तो पता लगेगा बेटा कि क्या था, कुछ भी नहीं था। क्लियर बात, समझ आई सारी बात? बढ़े आगे, बढ़ने का तरीका वही है बेटा, पहले एनसीईआरटी, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब खोल लो जी। हाँ जी बेटा, बात करेंगे एनसीईआरटी से। अब मैं आपको बता देता हूं हमें टॉपिक को बढ़ाना कैसे कैसे आगे। सब सामने देखना है, एक मिनट मेरी तरफ। बेटा हमने इंडियन इकोनॉमी के हालत देख ली कि क्या हालत थी बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे पास जो आगे आने वाले टॉपिक है ना वो क्या बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालात थे इंडिपेंडेंस के दिन, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे इंडिपेंडेंस के दिन। अभी एग्रीकल्चर पे एक पॉइंट लिखा है आपने कि प्रोडक्टिविटी लो थी, 72% पीपल एंगेज थे, 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब पूरा डिटेल देखना है कि एग्रीकल्चर के हालात क्या थे, फिर पूरा डिटेल देखेंगे इंडस्ट्री के क्या हालात थे, फिर देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसा था, ये सब देखेंगे। फिर देखेंगे फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का। तो बेटा देखो बात यहीं से शुरू होगी। मैंने शुरुआत कर दी है फीचर्स में, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ बताया, ठीक है ना। अब लेकिन डिटेल्ड बातें होने लगी, ठीक है। पहले रीड करेंगे, पहले समझेंगे, फिर नोट डाउन करेंगे। चलो जी बेटा, मैं पेज नंबर 5 पर हूं। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। सबके पास है कि नहीं है? चलो पिक शेयर करते हैं पहले आपके साथ। रीड करना शुरू कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर टॉपिक का नाम होगा बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। के इंडिपेंडेंस के दिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कितना डेवलप था, कैसा था, देखते हैं। कहता है इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर में एंगेज्ड, ठीक है ना। प्यारा वर्ड है ये एग्रेरियन, ठीक है ना। इसका मतलब एग्रीकल्चर से ही होता है। कहता है फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन ही थी, यानी कि एग्रीकल्चर में ही एंगेज थी। और आपके सामने स्टैट भी आ चुका है बेटा, इधर देखना, आ चुका है ना आपके सामने स्टैट्स। 72% बेटा एग्रीकल्चर में थे। चलो जी, कहता है अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। मैंने बताया ये लिखवाया ना लिमिटेड अर्बनाइजेशन में, मैंने भी तो ये बात लिखवाई। देखो एक बात सुनो बेटा, एग्रीकल्चर इज क्लोजली लिंक्ड विद द अर्बनाइजेशन। समझ लो इस बात को बेटा। अगर आप एग्रीकल्चर में एंगेज्ड होंगे ना, बड़ी ऑब्वियस बात है आप रूरल एरिया में रह रहे होंगे। जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर छोड़ते जाओगे बेटा, आप अर्बन एरिया में शिफ्ट होते चले जाओगे। बड़ी ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चर इज क्लोजली लिंक्ड विद द अर्बनाइजेशन, ठीक है ना बेटा। 72% एग्रीकल्चर में थी ना पॉपुलेशन, तो 85% लोग वहीं पड़े हुए थे रूरल एरिया में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउ एवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डिटोरिएशन। ठीक है जी बेटा, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। कहता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। करूंगा बेटा बात सबकी। बाबू कहता है दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अभी यहाँ की चर्चा करते हैं और कुछ नहीं बेटा। सामने देखना, कहता है बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, लेकिन डेटोरिएशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था बेटा। डेटोरिएशन क्यों हो रहा था, एग्रीकल्चर क्यों खराब हो रहा था, इसके लिए ये एक बात बोलता है। कहता है लैंड सेटलमेंट की वजह से। बोला ना इसने लैंड सेटलमेंट बेटा, वर्ड आया ना बाबू। आपको बता देता हूं, इसको बहुत सारे नाम से बोला जाता है। कोई लैंड सेटलमेंट बोलता है, कोई रेवेन्यू सेटलमेंट बोलता है, कोई बोलता है गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल, कोई बोलता है बेटा लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। चार नाम है इसके।
बहुत आराम से समझ लो, मैं पहले मतलब समझाऊंगा बेटा, फिर रीड करेंगे और मतलब वही निकलेगा। सामने देखना बेटा, आपको बता देता हूं, देयर वाज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टेलर ऑफ सॉइल। सामने देखना बेटा, अभी बहुत आराम से इस चीज को समझ लो, ये पेपर का पार्ट होता है, शॉर्ट नोट इसी पे आता है बेटा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, इस पे शॉर्ट नोट मांगता है आपको। मैं बोल रहा हूं देयर वाज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टेलर ऑफ सॉइल। एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, ऑनर ऑफ द सॉइल के बीच में, टेलर ऑफ द सॉइल के बीच में। बेटा टेलर ऑफ सॉइल कौन है बेटा? ये है फार्मर्स हु वर द एक्चुअल ऑनर ऑफ द सॉइल। होते क्या थे? मालिक ये होते थे बेटा जगह का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इनसे जगह छीनी और इनको ऑनर बना दिया। ये कौन है बेटा? ये जमींदार से, ठीक है ना बेटा, ये जमींदार है। थी लैंड इनकी, इनसे छीन ली बेटा और इनको दे दी, इन्हें बना दिया मालिक और इनको बोल दिया कि आपको हमें एक फिक्स्ड रेंट पे करना है, ठीक है ना। फिक्स्ड रेंट डिसाइड हो गया बेटा। ऑनर ऑफ द सॉइल जमींदार क्या करते थे बेटा? इन्हें फिक्स्ड रेंट पे किया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बदले में बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पावर दे दी कि आप जितना मर्जी इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, हमें लेना देना नहीं, हम कंप्लेन भी नहीं सुनेंगे इनकी कोई। और ये एक्सप्लॉइट कैसे करते थे ये समझने की कोशिश करना बाबू। ऑनर ऑफ द सॉइल जो जमींदार थे वो अपनी जमीन पे खुद खेती नहीं करते थे बेटा, इनसे कराते थे। इनको कहते थे रॉ मटेरियल आप लेकर आओ और खेती करो, ठीक है ना। और जब ये पूरी क्रॉप हो जाती थी बेटा 70 to 80% इनसे छीन लेते थे बेटा एज रेंट। 70 to 80% ऑफ द क्रॉप छीन ली जाती थी बेटा एज रेंट। इनके पास क्या बचता था बेटा? वो 10-20%, और वो 10-20% इतनी होती थी बेटा कि अपने घर में खाना खिला देते थे, दैट्स इट। ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या था? जो जमींदार पे करते थे इनको एक फिक्स्ड रेंट। इनका रेवेन्यू क्या था बेटा? ये सारी क्रॉप 70 से 80% क्रॉप। रॉ मटेरियल लाने वाला कौन? टेलर ऑफ द सॉइल, फार्मर ही ला रहा है बेटा, ठीक है ना। यही कल्टीवेट कर रहा है और बेटा उसके बाद छीनी जा रही है वो क्रॉप भी। मतलब पूरा एक्सप्लॉइटेशन था इनका। इसे बोलते हैं लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, या गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल। गल्फ मतलब लड़ाई। 4 नाम है इसके, समझ में आया? इसने एक वर्ड का यूज करा, मैंने इसको बता दिया कि क्या था, सिस्टम पूरा क्या था। इसके ऊपर शॉर्ट नोट के लिए तैयार रहना, लिखवाऊंगा तो है ही, लेकिन पहले रीड कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा भी हुई है। प्रॉब्लम अभी लेता हूं, 5 मिनट रुक जा बाबू। इसने वर्ड बोला था देखो, लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम which was implemented in the then Bengal presidency comprising part of the India's present day eastern state. The profit accruing out of the agriculture sector went to the जमींदार instead of the cultivator. बाबू इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। कहता जमींदारी सिस्टम इनिशियली स्टार्ट हुआ था बंगाल से बेटा, ठीक है ना। उस टाइम पे वो इंडिया का पार्ट था और सिस्टम कहता यही कहता है, जिसमें प्रॉफिट किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था, टेलर ऑफ सॉइल को कुछ नहीं मिलता था, यानी कि कल्टीवेटर्स को कुछ नहीं मिलता था। पैसा मिलता सब कुछ इनको ही था बेटा। ये तो बस घर चला रहे थे, अपना खाना पीना दे देते थे घर में, बस इतना ही बहुत था इनके लिए। चलो जी बढ़ते चलो बेटा। However, a considerable number of जमींदार and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. बेटा वो क्यों improve करेंगे कंडीशन? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कमा रही थी और जमींदार भी कमा रहे थे, वो क्यों एफर्ट लगाएंगे इंप्रूव करने का? The main interest of the जमींदार was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator. जमींदार का मेन काम क्या था? रेंट इकट्ठा करना इनसे, इनकी क्या कंडीशन है, मरे जिए हमें कोई मतलब नहीं। और आपको पता है मैंने ये भी बोल दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था हम इनकी सुनवाई नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करो लेकिन हमें फिक्स्ड रेंट देते रहो टाइम पर, ठीक है जी। कहता है दिस कोस्ट इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर to a very great extent. The term of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Date for depositing fixed sum of revenue were fixed, failing which the zamindar were to lose their right. बेटा कहता जमींदार भी मजबूर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इनको एक फिक्स डेट दे दी कि इस डेट को हमें रेंट चाहिए, कहीं से लाओ हमें मतलब नहीं, और अगर आपने रेंट ना दिया तो आपका ऑनरशिप राइट खत्म कर देंगे। तो इनकी मजबूरी होती थी, इनसे क्रॉप छीन लेते थे बेटा, बेचते थे मार्केट में, पैसा लाते थे, इनको रेंट पे कर देते थे, इनको पूरा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था।
ठीक है ना। कुल मिलाकर बेटा सारी गलती तो इन्हीं से चल रही है ना। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। Lack of irrigation facility and negligible use of fertilizer all added up to the aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of the agriculture productivity। बाबू कहता है फर्टिलाइजर का यूज भी ना के बराबर था, जो एक मेन रीजन हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने का। मैंने भी आपको बताया था एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कितनी थी, ठीक है ना। वीट 660 kg पर हेक्टेयर, ठीक है ना। राइस 665 kg, जबकि करंटली वो 5 और 4 गुना बढ़ चुका है बेटा। सेम हेक्टेयर ऑफ लैंड है, लैंड थोड़ी बदल गई बेटा। यूज क्या बदल गया बेटा, फर्टिलाइजर का यूज होने लग गया, तो बेटा क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। कहता है देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सर्टेन एरियाज ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यू टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे, इसने वर्ड लिखा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन मुझे डिटेल डिस्कशन करना है इसका। बेटा देखो पहले तो ये समझ लो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। देखो बेटा पुराने जमाने में ना फार्मर के लिए जो फार्मिंग थी इट इज मेयर अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। पता है आपको सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक घर चलाने का साधन। जब लोग फार्मिंग करते थे ना बेटा उनके दिमाग में कभी नहीं आता था कि फार्मिंग इज अ कमर्शियल प्रोफेशन। उनके दिमाग में बेटा कभी नहीं आता था कि क्रॉप बेची भी जा सकती है, क्योंकि बचती नहीं थी ना। इनके पास बचता कितना था 10-20%, तो बेटा दे लैक द कमर्शियल आउटलुक। इनके दिमाग में कभी नहीं था कि इसको बेच के मैं कुछ कमा सकता हूं। इन्होंने क्या करा बेटा, सिर्फ फार्मिंग को एज अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस देखा कि मेरा घर चल जाता है, मेरे परिवार को खाना मिल जाता है, बहुत है। लेकिन बेटा धीरे धीरे ब्रिटिश रूल में ही ना कमर्शियलाइजेशन होने लगा एग्रीकल्चर का। कमर्शियलाइजेशन मतलब अब ये मेयर सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस नहीं रहा बेटा, ठीक है। हुआ क्या लगा, ये बिकने लगी बेटा क्रॉप, पैसे मिलने लगे। लेकिन एक बात बताऊं, तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छा काम करा ब्रिटिशर्स ने, फार्मर का आउटलुक ही बदल दिया। बेटा ये जो कमर्शियलाइजेशन था ना, सही वर्ड ये नहीं है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सही वर्ड है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती का। बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया फार्मर को कि जान से मार देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें फूड क्रॉप्स नहीं चाहिए, आप कोई व्हीट राइस नहीं उगाओगे, इंडिगो उगाना शुरू करो। उसने कहा इंडिगो किस लिए बेटा, उस टाइम पर ना ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीक पर थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डाइंग और ब्लीचिंग के लिए ना इंडिगो की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम पर कलर देने का तो और कोई तरीका नहीं था, वो नील ही होता था ना बेटा। तो इन्होंने मजबूर करना शुरू कर दिया फार्मर्स को कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैश क्रॉप्स उगानी पड़ेगी। हम कैश क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडवांस पेमेंट फेंकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन में पीक पर थी। ब्रिटेन से प्रेशर आता था कि इंडिया में सारे फार्मर्स को मना कर दो कि हमें कोई फूड क्रॉप नहीं चाहिए, आप क्या उगाओ, आप इंडिगो उगाओ। अब देखो होता क्या था बेटा, आपको लग रहा हो चलो पैसे मिल गए ये तो बहुत अच्छी बात हुई, कुछ नहीं अच्छा हुआ बेटा, सब खराब था। पैसे एडवांस देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, इतने में जमींदार छीन के ले जाते थे। ड्यू टू द हाई इंडेटनेस, इतने कर्जे इनके ऊपर होते थे कि बेटा इनके पास कुछ बचता नहीं था। पहले फिर हालात ठीक थे कि 10-20% क्रॉप बच जाती थी बेटा, खा तो लेते थे। अब अगर 100 रुपए आए तो 100 रुपए छीन के ले गए, 80 आए तो 80 छीन के ले गए, अब खाएगा कहां से, अब तो खाने के भी पैसे नहीं है बेटा। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन था ना बेटा, इट इज अ फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरी बात बेटा जो नहीं लिखी होगी बुक में, पहले बता देता हूं, इंडिगो बेटा लैंड की फर्टिलिटी खत्म कर देता है। अगर आपने 5 साल लगातार इंडिगो उगा ली ना, उसके बाद कोई क्रॉप उगाने लायक बचती नहीं बेटा लैंड। परमानेंट इंप्रूवमेंट कराना पड़ता है लैंड पे, वरना लैंड खत्म, जीरो हो चुकी है। जबकि फूड क्रॉप के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वीट उगाओ, अगर आप क्रॉप्स क्या कर रहे हो, बदल बदल के उगा रहे हो बेटा, 20 साल 25 साल तक भी लैंड का कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी फर्टिलिटी वैसे रहती है, वो फर्टाइल रहती है बिल्कुल। तो ये था बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझ में आया, कमर्शियलाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन बहुत बुरी चीज है, ठीक है ना जी। समझ आया बेटा। अभी इतना लिखा नहीं होगा बुक में जितना मैंने बता दिया है आपको, लेकिन लिखते टाइम हम सारा लिख लेंगे। पढ़ते हैं बेटा ये क्या कहता है आगे। बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, as instead of producing food crop now they are producing cash crops which were to be ultimately used by the British industry back home। बेटा कह रहा इसकी वजह से भी कोई इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की नहीं सुधरी, चाहे वो आज की तारीख में फूड क्रॉप छोड़कर कैश क्रॉप उगाने लग गए थे, ठीक है ना। और कैश क्रॉप इंडिगो क्यों उगा रहे थे बेटा,
क्योंकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज ऑन पीक, ठीक है ना, और उसकी डाइंग और ब्लीचिंग के लिए आपको इंडिगो चाहिए था। कहता है डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, इंडियाज एग्रीकल्चर वाज स्ट्राप्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, while the some section of the farmer changed their cropping pattern from food crop to the commercial crop. A large section of tenants, small farmer and sharecropper neither had resources and technology nor had the incentive to invest in the agriculture. बाबू बड़े बड़े कुछ खिलाड़ियों ने तो चलो कैश क्रॉप को भी अडॉप्ट कर लिया, छोटे खिलाड़ी जो खर्च ही नहीं कर सकते थे, इंडिगो के लिए रॉ मटेरियल जो लाना है उस पर ही नहीं खर्च कर सकते थे, वो वहीं के वहीं पड़े थे। मतलब कुल मिला के एग्रीकल्चर के हालात और वर्स्ट होते जा रहे थे। अभी बता देता हूँ, एनसीईआरटी ने इतना कुछ लिखा नहीं जितना कुछ मैं लिखवाने वाला हूँ। यहाँ तो सिर्फ दो ही चीज़ों की चर्चा हुई है बेटा, एक बात हुई है लैंड रेवेन्यू सिस्टम की और एक कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की या फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैं कम से कम 6 हेडिंग डिस्कस करूंगा कि एग्रीकल्चर के हालात इससे भी माड़े थे। ठीक है जी, एक बात बता देता हूँ चलो आपको बेटा, इसने बात करी है लास्ट पैराग्राफ में, एक वर्ड बोल दिया इसने, इरीगेशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, लेकिन बेटा देखो एक बात बताता हूँ, एग्रीकल्चर ना उस टाइम से लेकर आज तक एक ना बड़ा अनसर्टेन प्रोफेशन रहा है बेटा। एग्रीकल्चर में हमेशा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है बेटा। क्यों बेटा? वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। इंडिया में आज भी कोई बहुत अच्छे परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थे बेटा। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन भगवान की दया हो जाए, ठीक है ना बेटा। गुड रेनफॉल इंप्लाइज गुड आउटपुट एंड द बैड रेनफॉल इंप्लाइज बैड आउटपुट। ठीक बारिश हो गई चलो ठीक क्रॉप हो जाएगी, खराब हुई तो खराब। और ये कई कई साल होता रहता था बेटा पुराने जमाने में, सुना होगा आपने, अकाल आ गया। अकाल मतलब बारिश ही नहीं हो रही है या बाढ़ ही आ रही है सीधा। तो बेटा एग्रीकल्चर के हालात ये थे बिफोर इंडिपेंडेंस, देयर वर नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। एक और बात कर लेता हूं आपके साथ बेटा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ये बड़े काम की बात है बेटा। जो फार्मर के पास लैंड होल्डिंग हुआ करती थी ना, बड़ी स्मॉल थी बेटा, ठीक है ना। मान लो 100 गज ये पड़ा है, 400 गज ये पड़ा है बेटा, 600 गज ये पड़ा है, और ये तीनों का डिस्टेंस आपस में 25-25, 20-20 किलोमीटर दूर है। प्रॉब्लम समझ लो, एक तो लैंड होल्डिंग स्मॉल है और दूसरी फ्रैगमेंटेड है बेटा। छोटा होना प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी, छोटी भी है और साथ साथ बेटा अलग अलग जगह पर है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है बेटा। पुराने जमाने में एक्टिवा स्कूटर नहीं था, चल 20 किलोमीटर क्या होता है चलो उठाकर, बैलगाड़ी थी। अब होता क्या था, फार्मर को पता था मैं तो भाई ये 3 जगह पे तो खेती कर ही नहीं सकता, ये 25 किलोमीटर दूर जगह है, आने जाने में सुबह से शाम चाहिए। तो वो क्या करता था, सबसे बड़ी लैंड उठाता था अपनी, मान लो ये 100 गज का टुकड़ा है, ये 400 गज का, ये 600 गज का, तो 600 गज पे खेती शुरू कर दी उसने। और बाकी अनइकोनॉमिक, बाकी पे कुछ नहीं हो रहा भाई। तो ये एक बड़ी बहुत मेजर समस्या थी बेटा, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। छोटी होने के साथ साथ बिखरी हुई है भाई, अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। तो बड़ी लैंड पे तो खेती हो रही है और छोटी अनइकोनॉमिक रह रही है बेटा, ठीक है ना। और आपको पता है बेटा, अगर इतनी छोटी जगह पर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो वैसे भी मर जाओगे। मान लो अगर आपने सोचा ना चलो ट्रैक्टर रेंट पे ले लूं, तो वैसे ही मर जाओगे। इतनी छोटी जगह पर क्या आउटपुट आएगा आपका, उसका रेंट अलग जाएगा, डीजल पेट्रोल जो जाएगा वो अलग जाएगा। तो बेटा ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर के साथ, मतलब ठीक तो कुछ भी नहीं था। बात क्लियर है इतनी? ठीक है जी, चलो लिखेंगे इसको कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।